आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी फंडामेंटल्स राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है फंडामेंटल राइट्स को। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया है, तो इसको भी याद रखना है आपको। फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया से लिया गया है और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फंडामेंटल राइट्स 6 है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है। इसको आपको याद रखना है। When was the Constituent Assembly adopted by the Constitution of India? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया यानी कब अपनाया गया? कितना लोग गलत लिखते हैं, यहाँ पे लागू लिख देते हैं, लागू कब हुआ? तो यहाँ पे गलत होगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन नंबर ए सही है। 26 नवंबर 1949 को यानी नवंबर 26 1940 को लागू हुआ था। यहाँ दिसंबर गलत है और दिसंबर में नहीं हुआ था, अगस्त में भी नहीं हुआ था और जनवरी में 1950 में हमारा लागू हुआ था। एक्सक्यूटेड होगा या इम्प्लीमेंटेड, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा ऑप्शन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा ड्राफ्टिंग कमिटी यानी प्रारूप समिति के हेड कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे मैं इन चारों को बता देता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे भी क्वेश्चन आता है। तो ये पहला प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, पहला और परमानेंट अस्थाई बोला जाता है हिंदी में। तो अस्थाई बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई बोलेगा तो आपको वहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा टिक करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ये क्वेश्चन 12th में भी आता है, 11th में भी आता है, आपको ध्यान से याद रखना है तो आपको 12 में भी काम देगा। और यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है, द फंडामेंटल गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी टेक अवे फ्रॉम अ सिटीजन्स। कौन सा ऐसा गारंटी राइट्स है, फ्रीडम है, जो कोई भी हालत में पीपल से नहीं छीना जाता यानी सिटीजन से नहीं छीना जाता? तो वो होगा फंडामेंटल राइट्स। चाहे इमरजेंसी लग जाए तो फंडामेंटल राइट्स सीज किया जा सकता है थोड़ा सा, लेकिन पूरा फंडामेंटल राइट्स सीज नहीं किया जा सकता यानी बंद नहीं किया जा सकता। यही एक ऐसा राइट है जिसको हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ते हैं, यानी गवर्नमेंट हमारा छीन नहीं सकती है। लेकिन ऐसा भी केस बना है जिसमें फंडामेंटल सीज कर दिया गया था, तो आप लोगों को याद रखना है, वो भी पूछ सकता है जिसमें फंडामेंटल राइट छीन लिया गया था। तो 1975 में जब इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाया था तो सीज कर दिया गया था। द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द सिटीजन्स that needs to
be performed by them in the order to achieve prosperity and uphold the unity of the nation is a fundamental rights, aim of constitution, fundamental duties और value. द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपने आप मोरल वैल्यू, मोरल जो फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी है सभी के पास होना चाहिए, लेकिन मोरल ड्यूटीज़ में फॉलो करना है ये हम पे डिपेंड करता है से करना है या नहीं। इसमें आपको सज़ा नहीं हो सकती, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जिसमें आपको लॉ को फॉलो नहीं करिएगा तब पर भी आपको सज़ा नहीं हो सकती। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपको सज़ा मिल सकती है। ये डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन आता है हमेशा, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको टिक करना होगा, तो आप यहाँ पे सिंपली टिक करेंगे। सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कोर्ट्स या कोई भी गवर्नमेंट आपको सज़ा नहीं दे सकता, और फंडामेंटल राइट्स में अगर उल्लंघन होता है तो सज़ा दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिकमेंडेड बाय, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज रिकमेंडेड बाय किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? स्वरण सिंह कमेटी, स्वरण सिंह कमेटी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बोला गया था से अडेप्ट करने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द ओरिजिनल 10 ड्यूटीज़ वेयर देन इंक्रीज टू 11 अंडर विच एक्ट, 10 गो ड्यूटीज़ था, बाद में उसको बढ़ा के 11 ड्यूटीज़ किया गया। तो कौन सा अमेंडमेंट के तहत? तो यहाँ पे होगा 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल नहीं 10 से 11 कर दिया गया 2002 में, और ये आर्टिकल 51 पार्ट 4 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और अमेंडमेंट एक्ट 86 कहता है। तो आपको ध्यान से देखना है इसको और याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। राइट टू मूव द कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, राइट्स फ्रॉम enforcement of rights comes under which fundamental rights? Rights to move the courts to issue directions, orders, right to enforcement of rights comes under the fundamental rights. Right to constitutional remedies, right to religious, right, cultural and educational rights. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दिया गया है इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कम्स अंडर द फंडामेंटल राइट्स। कौन सा ऐसा राइट्स है जो हमको कोर्ट जाने का अधिकार देता है? राइट टू मूव द कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, राइट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कम्स अंडर द राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंदर ये सभी गुण आते हैं। कोई भी डायरेक्शन को चेंज करना हो, ऑर्डर्स को चेंज करना हो, और राइट्स फॉर इन्फोर्समेंट राइट, हम किसी भी राइट को चेंज कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का अधिकार है। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, मैं एक चीज़ और बता दूँ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में यहाँ पे सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसको, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32 में है, जिसको BR अम्बेडकर ने स्पेशली सिटीजन्स के लिए रखा था। तो आपको इसको रट लेना है, कौन बनाया था और क्यों रखा था, तो नहीं तो आप गड़बड़ कर सकते हैं। 10th एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स कम्स अंडर विच फंडामेंटल राइट्स।
एवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल्स कौन सा राइट्स में आता है? तो राइट्स टू इक्वालिटी आपको आर्टिकल 14 to 80 में देखने को मिलेगा। आपको सभी आर्टिकल को याद रख लेना है। 12th में तो नहीं पूछा जाता, मगर 11th के लिए इम्पॉर्टेंट है। सभी आर्टिकल को आपको रट लेना है। अगर आर्टिकल आपको याद नहीं है तो जल्दी से रट ले, नहीं तो आप एग्ज़ाम में फेल हो सकते हैं। ये एग्जीक्यूटिव चैप्टर का एमसीक्यू देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव चैप्टर का फर्स्ट एमसीक्यू होता है, हु इज़ द फॉर्मल हेड इन द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड कौन होता है? तो पार्लियामेंट किसको बोलते हैं? पार्लियामेंट उसको बोला जाता है जिसमें मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर लोग रहते हैं, जैसे लोअर हाउस और अपर हाउस, विधानसभा और राज्यसभा, विधानसभा नहीं, लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट का फॉर्म है। तो आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, हु इज़ द फॉर्मल हेड इन द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन हेड होता है? तो प्रेसिडेंट हेड होता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, हु इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होगा हेड ऑफ गवर्नमेंट में, और हु पूछा जाएगा, हु इज़ द हेड ऑफ कंट्री। और स्टेट बोला जाएगा तो चीफ मिनिस्टर होगा, और कंट्री बोला जाएगा तो आपको प्रेसिडेंट टिक करना है। और यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में आएगा तो चीफ मिनिस्टर होगा। आपको ये सभी याद रखना है। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, विच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसी। विच ब्रांच, तो एक्सिक्यूटिव ब्रांच होता है। गवर्नमेंट थ्री टाइप होते हैं, उसमें आपको एक्सिक्यूटिव जो ब्रांच होता है वो लॉ पॉलिसी को मेंटेन करने में मदद करता है, जैसे ब्यूरोक्रेसी आता है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज आता है और भी आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट का भी हेड है और गवर्नमेंट का भी हेड है। तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं, द प्राइम मिनिस्टर दिया, द प्रेसिडेंट दिया है, लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव दिया है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट स्टेट का हेड होता है। स्टेट का यहाँ मतलब ये स्टेट नहीं है, ये स्टेट का मतलब है पूरा देश। अगर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का ऑप्शन रहता या गवर्नर का तो गवर्नर टिक होता, लेकिन यहाँ पे है प्रेसिडेंट और क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर का। विच कंट्री लिस्टेड बिलो फॉलो द सेमी प्रेसिडेंशियल एक्सिक्यूटिव। विच कंट्री लिस्टेड बिलो फॉलोज द सेमी प्रेसिडेंशियल एक्सिक्यूटिव्स। तो श्रीलंका में है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम किसको बोलते हैं उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको नहीं पता तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा पूरा डिटेल में, क्योंकि ये मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बना रहा हूँ सेमी प्रेसिडेंशियल। और आप लोग बताइए कमेंट में, इंडिया में कौन सा प्रेसिडेंशियल है कि पार्लियामेंट्री है, कौन सा गवर्नमेंट। विच कंट्री गिव व्हेन बिलो फॉलोज द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो कौन सा कंट्री है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है। इटली फॉलो द पार्लियामेंट्री सिस्टम। इटली फॉलो द पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया भी पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है। तो यहाँ पे इंडिया और इटली दोनों आंसर होगा। आप कंफ्यूजन में ना रहें, क्योंकि इंडिया और इटली दोनों ही
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। जापान भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है। विच आर्टिकल गिव पावर्स एंड पोजीशन टू द प्रेसिडेंट? कौन सा आर्टिकल? तो द आर्टिकल 74 गिव्स पावर एंड पोजीशन टू द प्रेसिडेंट। विच आर्टिकल? तो 74 आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट को पावर है सो वो एक्शन ले सके। उनके पोजीशन का पूरा डिटेल में वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 74 ये सब उतना नहीं आता है लेकिन आपको याद रखना होगा। विच वन इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? तो वीटो पावर इज द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वीटो ही पावर ऐसा पावर है जी प्रेसिडेंट को राइट देता है अब अपने विचार को रखने के लिए और कड़क एक्शन लेने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो वाइस प्रेसिडेंट कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो 5 साल के लिए। कोई भी प्रेसिडेंट 5 साल के लिए चुना जाता है, आपको याद रखना है। और लेकिन राज्यसभा के मेंबर 6 साल के लिए चुने जाते हैं। और यहाँ पे ये भी याद रखना है तो राज्यसभा के मेंबर कितने साल के बाद रिटायर होते हैं? तो हर 1 साल के बाद रिटायर होते हैं मगर 6 साल हर मेंबर रहता है, आपको समझना होगा। हु इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है, आपको याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप्स ऑफ एक्सिक्यूटिव? तो एक्सिक्यूटिव का टाइप क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। और पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट इंडिया में भी है, आपको याद रखना है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।